नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपनी एक पॉलिटी की टॉप 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही थी, जिसमें मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि अगर कोई बच्चा ईमानदारी के साथ इन 500 क्वेश्चन को कवर कर लेता है, वो चाहे कोई सा भी एग्जाम दे दे पॉलिटी में, उसके सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या सर ऐसा संभव है? तो भाई बिल्कुल संभव है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपन इसके अंदर प्रत्येक हेडिंग में से एक क्वेश्चन उठाते हैं और कंप्लीट हेडिंग को उस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में, जब इसका क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करवाते हैं तो उसमें समझा देते हैं। तो 500 हेडिंग में वैसे ही पॉलिटी कवर हो जाती है। तो इसी तरीके से अपन कर रहे हैं। इस क्लास की पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके नीचे जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा आसपास के, वो सारे सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो उसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से प्ले स्टोर से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर एक आपको एमसीक्यू सीरीज मिलेगी, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, साइंस, सभी सब्जेक्ट की एमसीक्यूज भी चल रहे हैं, जिसमें कंप्लीट सब्जेक्ट को अपन एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करेंगे। आप कहीं से भी कंटेंट पढ़ते हो, कहीं से भी क्लास लेते हो, लेकिन वो क्लास लेने के बाद, वो कंटेंट पढ़ने के बाद उसका आउटपुट क्या है उसको जांचने के लिए ये एमसीक्यू सीरीज रामबाण साबित होगी। और इसके अंदर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही प्रत्येक टीचर आपको बड़ी डिटेल में चीज़ें पढ़ाएगा। तो आपको उसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर पर जाके आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज ये अपनी 8वीं क्लास है इस श्रृंखला की, ठीक है। मैंने आपको बोला था लगभग 15 क्लास के अंदर अपन इस श्रृंखला को खत्म करेंगे, और ये कौन सी क्लास है? 8वीं क्लास है। इससे पहले 7 क्लास हो गई है। वो 7 क्लासेज आपको कहाँ पर मिलेगी? तो आपको इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, और वहाँ पर एक पॉलिटी 500 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर वो सारी क्लासेज बाय सीक्वेंस सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगी। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे 4 कथन दे रखे हैं, उन पर विचार करना है। पहले, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 ख एवं 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। बिल्कुल, पहले संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अंदर अनुच्छेद 31 ख और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में शामिल किसी विषय की न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता। भाई ऐसा नहीं है, वर्तमान के अंदर तो कर सकता है, लेकिन पहले नहीं कर सकते थे। सारी चीजें अच्छे से कवर करेंगे। ये ऑप्शन क्या है? गलत ऑप्शन है। इसके अंदर केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। अब दोनों कथनों को अपन थोड़ा डिटेल में जानते हैं। वर्तमान में जो संविधान की 9वीं अनुसूची है, उसके अंदर जो भी कानून, जो भी नियम शामिल है, उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है। मैं एक शब्द मैंने सबसे पहले बोला था, वर्तमान। वर्तमान स्थिति तो ऐसी है कि 9वीं अनुसूची के अंदर कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी विषय है, तो उसका न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इसके लिए एक केस चला था। केस का नाम था कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद। कौन सा? कोहेलो। ये जो कोहेलो वर्सेज तमिलनाडु राज्यवाद है, वो कब चला था? 2007 के अंदर चला था। कब? 2007 के अंदर। इस केस के फैसले के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के पश्चात डाले गए सभी विषयों की न्यायिक समीक्षा कर सकता है न्यायालय। कब? 24 अप्रैल 1973, आपको याद रखना है। यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद में 9वीं अनुसूची के अंदर जो भी विषय डाले गए हैं, उनका न्यायालय क्या कर सकता है? न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है। तो वर्तमान स्थिति यह है। किस केस से यह स्थिति उत्पन्न हुई है, वो केस मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं पहले संविधान संशोधन की। पहले संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अंदर अनुच्छेद 31 ख जोड़ा गया और एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, जिसकी शुरुआत के अंदर तो न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन इस अनुसूची को और इस अधिनियम को जोड़ने के पीछे उद्देश्य यही था कि विधि को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित किया जाए। जो कानून है उसको न्यायिक सुरक्षा के माध्यम से सुरक्षित किया जाए, ठीक है। जब इसको 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, तब इसके अंदर 13 विषय थे। कितने? 13। ये किस स्थिति की बात कर रहा हूं? जब इसको जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है वो आपको पता होना चाहिए। 2016 के बाद में इसमें 282 विषय हैं। 282 विषय कब? 2016 के बाद। और ये इसमें क्या है? वर्तमान विषय है। ये फैक्ट आपको इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, इसके आसपास के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। देखिए पहला कथन क्या था? पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 ख एवं 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। बिल्कुल, मैंने ये कथन सही बताया है, और इसको जोड़ा गया था। जब इसको जोड़ा गया था तब इसके अंदर 13 अधिनियम थे। कितने? 13 विषय थे, 13 अधिनियम थे। लेकिन वर्तमान में इसमें 282 विषय 2016 के बाद में। इसको क्यों जोड़ा गया? विधि को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित करने के लिए इसको जोड़ा गया था। और कोहेलन वर्सेज तमिलनाडु राज्यवाद 2007
सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया और उसके अंदर कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो भी विषय 9वीं अनुसूची के अंदर जोड़े गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्लास के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े आएंगे और इसके अंदर मैंने जो कुछ ये न्यायिक सक्रियतावाद है इसके क्वेश्चन भी डाले हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जनहित याचिका, पीएलआई जिसको बोलते हैं ना, उसके बारे में। न्यायिक सक्रियतावाद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक प्रतिबंधा, लोक हितवाद। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, न्यायिक सक्रियवाद का संबंध किससे है? लोक हितवाद से न्यायिक सक्रियतावाद का संबंध है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। न्यायिक सक्रियतावाद का संबंध वैसे जनहित याचिका, ठीक है, इससे है और इसको लोक हितवाद की श्रेणी में रखा गया है। ध्यान रखना है भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक में आया था। कब? 1970 के दशक में। क्या आया था? क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको यह बताया है 1970 के दशक में भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत आया था और न्यायिक सक्रियतावाद का संबंध लोक हितवाद से है, या इसकी जगह जनहित याचिका भी लिखा आ सकता है। क्या आ सकता है? जनहित याचिका इसकी जगह लिखा आ सकता है। अब देखिए आप इसको लेकर थोड़े कंफ्यूज होगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सर ये जो क्वेश्चन बताया आपने वो हमारे अच्छे से समझ में नहीं आया, क्या करें? देखिए इसके आगे इसके रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो ये क्वेश्चन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपके समझ में आ जाएगी। अब देखो, सार्वजनिक हित के लिए न्यायालय द्वारा याचिका स्वीकार करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए यदि उसे प्रस्तावित किया गया है। भाई कोई अगर सार्वजनिक हित के लिए अगर कोई न्यायालय के अंदर याचिका लगाता है तो याचिका न्यायालय स्वीकार करेगा। इसके संबंध में नीचे कथन दे रखे हैं, कौन सी याचिका को न्यायालय स्वीकार करेगा? एक व्यक्ति द्वारा जब उसके हित प्रभावित हो रहे हो तो उस कंडीशन में आप जनहित याचिका नहीं लगा सकते हो, यह आपको पता होना चाहिए। एक समूह द्वारा जब उसके सदस्यों के हित प्रभावित हो रहे हो तो भी नहीं लगाया जा सकता। एक व्यक्ति अथवा समूह द्वारा जब आमतौर पर जनसाधारण के हित को प्रभावित हो रहे हो, बिल्कुल इस कंडीशन में लगाया जा सकता है। एक व्यक्ति द्वारा एक समूह की सहायता से जब समूह के हित प्रभावित हो रहे हो तो समूह के लिए नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन होगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, लोक कल्याण में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की याचिका को लगाता है तो उसको न्यायालय स्वीकार करता है। यानी अगर आप समाज के अंदर लोकहित के अंदर इंटरेस्ट रखते हो, आपको लगता है कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक समुदाय के हितों को दबाया जा रहा है, तो उसके लिए आप न्यायालय के अंदर याचिका लगा सकते हो और न्यायालय उसको स्वीकार करेगा। क्योंकि जो समाज का कमजोर वर्ग होता है वो इस स्थिति में नहीं होता है कि वो स्वयं अदालत का दरवाजा खटखटा सके, इसके लिए ये जनहित याचिका जो है इसका निर्माण हुआ था। कब? 1970 के दशक में। मैंने आपको समझाया था, तो आपको ध्यान रखना है लोक कल्याण में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, उसको ऐसा लगता है कि कोई दबावा समूह है या कोई दबावा व्यक्ति है जो खुद की आवाज न्यायालय में नहीं उठा सकता है, न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है, तो तीसरा पर्सन उस मैटर के अंदर आकर न्यायालय के अंदर याचिका दे सकता है। सार्वजनिक महत्व के मुद्दे जिनमें बड़ी संख्या में लोगों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो न्यायालय एक पत्र अथवा तार, जिसको अपन जनहित याचिका बोलते हैं, PIL जिसको बोलते हैं, उसको स्वीकार करती है। जनहित याचिका को जनरली भाषा में अपन PIL बोलते हैं ना, कि उसने PIL दाखिल की है। ठीक है, जैसे अगर कोई पेपर आउट हो गया, उसके अंदर जो छात्र नेता होगा, ठीक है, जो इसमें इंटरेस्ट रखता होगा, वो क्या करेगा, कोर्ट के अंदर PIL दाखिल करेगा। लेकिन वो खुद उस एग्जाम में बैठा नहीं है, खुद को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बच्चों की आवाज उठाने के लिए क्या करेगा, PIL दाखिल करेगा। ठीक है, न्यायालय जो गरीब हो गए, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, निःशक्त लोग हैं, उनको सही से न्याय देने के लिए ये प्रक्रिया न्यायालय ने शुरू की है। तो आपको ध्यान रखना है, पिछले क्वेश्चन के अंदर लोक हितवाद शब्द का मतलब यही था। अब समझ गए आप, लोक हितवाद का मतलब लोगों के हित के लिए अगर कोई काम करना चाहता है तो न्यायालय भी उसको सपोर्ट करता है, और जनहित याचिका PIL का सिस्टम न्यायालय ने दिया है। लेकिन ये जो कथन है इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, एक व्यक्ति अथवा समूह द्वारा, या तो कोई सिंगल व्यक्ति या कोई ग्रुप, जब आमतौर पर जनसाधारण के हित प्रभावित हो रहे हो तब क्या कर सकता है, जनहित याचिका PIL दायर कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनहित याचिका के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे PIL जनहित याचिका के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं जिन पर आपको विचार करना है। सार रूप से कोई तृतीय पक्ष न्यायालय के समक्ष जनहित के मामले प्रस्तुत कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किसी नागरिक द्वारा पत्र अथवा पोस्ट कार्ड द्वारा अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुरोध करने पर कार्रवाई कर सकता है। क्या मैटर भाई, क्या विचार किया आपने? देखो इसमें होता क्या है, PIL के अंतर्गत कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या किसी व्यक्तियों के समूह को अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है। अर्थात कोई भी तृतीय पक्ष
न्यायालय के समक्ष जनहित के मामले में जा सकता है या जनहित का मामला उठा सकता है न्यायालय के समक्ष। इसमें क्या लिखा है, सारूप से कोई तृतीय पक्ष न्यायालय के समक्ष जनहित के मामले प्रस्तुत कर सकता है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही कथन है। अब दूसरे कथन पर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किसी नागरिक के पत्र अथवा पोस्ट कार्ड द्वारा अपने संवैधानिक या कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुरोध करने पर कार्रवाई कर सकता है। यानी अगर आप एक नॉर्मल नागरिक हो भारत के, अगर आपने कोई पत्थर लिखा है या आपने कोई पोस्ट कार्ड भेजा है, किसको, कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को आपने भेजा है, बोला कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, आप इन अधिकारों का संरक्षण कीजिए, तो उस पर न्यायालय कार्रवाई करता है। तो ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय किसी नागरिक द्वारा पत्र अथवा पोस्ट कार्ड द्वारा अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुरोध करने पर कार्रवाई कर सकता है। तो ये दोनों ही कथन क्या है, सही कथन है। इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। ठीक है। जनहित याचिका को किसी एक व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अपने अधिकार का दावा और उसे लागू करने के लिए दाखिल नहीं किया जा सकता है। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। मैं मेरे पर्सनल फायदे के लिए, मैं मेरे व्यक्तिगत फायदे के लिए किन्हीं दो लोगों के बीच अगर कोई मैटर चल रहा है तो मैं उस पर पीआईएल नहीं लगा सकता हूं। ठीक है। पीआईएल का मूल उद्देश्य यही है कि आपको सार्वजनिक हितों पर काम करना है, सामाजिक हितों पर काम करना है। जैसे मान लो कि दो आदमी हैं, दोनों आदमी लड़ रहे हैं, दोनों ने केस कर दिया एक दूसरे पर, मैं बीच में नहीं घुस सकता, पीआईएल वहां पर नहीं लगा सकता। वहां कौन सा समाज का हित है, वहां कौन सा सार्वजनिक हित है, वो वहां उन दो लोगों का व्यक्तिगत मामला है, वहां पर मैं पीआईएल दाखिल नहीं कर सकता हूं। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तभी मैंने एक शब्द आपके लिए यूज किया था पहले क्वेश्चन में, लोकहितवाद। जो जनहित याचिका है वो इसी शब्द के आसपास घूमती है, लोकहितवाद के आसपास। और वो क्वेश्चन एक बार यूपीएससी के अंदर पूछा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हालांकि 99.99% चांस है कि आपको सारी चीज़ें 100% समझ में आ रही है। मैं मेरी तरफ से 100% एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं प्रत्येक चीज़ को डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है, या 8 क्लासों को या पिछली 7 क्लासों को जिन भी बच्चे ने देखा है, उसको एक चीज़ तो पता लग गया होगा, मैं आपको रटी रटाई भाषा नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको फैक्चुअल डाटा जरूर बता रहा हूँ। मुझे भी लग रहा है मैं फैक्चुअल डाटा आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में फैक्चुअल डाटा वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को कैसे पॉलिटी को जिया जा सकते, उस कंडीशन में मैं आपको बताऊँ। जैसे लोकहित याचिका, जिसको अपन जनहित याचिका बोलते हैं, लोकहितवाद, वो आपको एक क्वेश्चन थोड़ा आपके दिमाग में घुमा होगा कि सर ने क्या बोला है, समझ में नहीं आया, लेकिन अब चीज़ें आपकी समझ में आ रही है ना। मैं वहाँ से उस टॉपिक को पूरे को घुमा भी सकता था, आगे इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ रहा तो आप नहीं समझ पाते। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन अगर एक टाइम पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके साथ जुड़े रहिए, आपको समझ में आएगा। जब क्लास पूरी होगी तब तक आपको उस चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर एक कथन दे रखा है, उसके आसपास आपको चीजों को विचार करना है। कथन क्या है, संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। पहला कथन पढ़ो, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सही है? इसमें दोनों ही कथन सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। मैं क्या कहना चाहता हूं, संविधान के अनुच्छेद 129 आर्टिकल 129 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 215 के तहत राज्य के उच्च न्यायालय को, ये दोनों आपको अलग अलग ध्यान रखने हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय, कौन सा न्यायालय? और अनुच्छेद 215 के तहत राज्य का जो उच्च न्यायालय होगा। पहले तो इन दोनों अनुच्छेदों को रटो, अनुच्छेद 215 और अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय माना गया है इन दो अनुच्छेदों के तहत। यानी अनुच्छेद 129 के तहत तो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है और अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। सर अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है, ये समझो हमें, क्या है सर ये? आपने इंग्लिश में भी लिखा है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका मतलब क्या होता है? हम कुछ तो समझ पा रहे हैं, रिकॉर्ड एक शब्द लिखा है, इसको तो समझ पा रहे हैं। अनुच्छेद 129 के अंदर प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही और उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। यानी आज अगर मान लो संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कोई भी कार्यवाही की है, कोई भी फैसला सुनाया है, तो उस फैसले को आगे के लिए रिजर्व रखा जाएगा, सार्वकालिक यानी सभी समय के लिए उसको सेव रखा जाएगा और एक साक्ष्य के रूप में रखा जाएगा। अगर उस सेम कंडीशन में ऐसा ही कोई केस आता है तो पहले वाले केस के तहत ये दलील की जा सकती है कि कोर्ट से कि आपने पहले ये फैसला सुनाया था,
ये आपने ही इस कंडीशन में ये फैसला सुनाया है, सेम कंडीशन है तो आप कोशिश करो यही फैसला सुनाए या पूर्ववर्ती जो फैसला उसको पलटने की कोशिश करो। लेकिन आपने जो पहले कार्यवाही की है, जो पहले आपने जो फैसले सुनाए हैं, उनको क्या रखा जाएगा, अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रिस्टोर रखा जाएगा, उनको सेव रखा जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय बोलते हैं। जो भी पुराने अभिलेख हैं उनको सेव रखा जाएगा। अनुच्छेद 129 के तहत तो सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 215 के तहत राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उनको अभिलेख न्यायालय माना गया है, इसीलिए ये कथन सही था। और किसी भी न्यायालय में ये प्रसंचित नहीं किया जा सकता उनको, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी न्यायालय में किसी भी फैसले को प्रसंचित नहीं किया जा सकता है, उस कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है। दूसरा कथन, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। बिल्कुल भाई, अगर सर्वोच्च न्यायालय या मैं ऐसा बोलूं अधीनस्थ न्यायालय अगर कोई फैसला देता है और अगर कोई व्यक्ति उसकी अवमानना करता है तो उसको दंड दिया जा सकता है। अवमानना का मतलब कोर्ट ने कोई फैसला दिया, आप उसको मान नहीं रहे हो, कोर्ट को आप अभद्र भाषा यूज कर रहे हो कोर्ट के लिए, ठीक है, तो उसके कंडीशन में आपको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। किस प्रकार का दंड दिया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। आपको 6 वर्ष का कारावास हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर भी एक चीज साफ साफ लिखी हुई है, सामान्य जेल लिखी हुई है, कठोर कारावास नहीं, सामान्य जेल हो सकती है, या 2000 रुपए का दंड दिया जा सकता है, या दोनों साथ दिया जा सकता है। न्यायालय की अवमानना करने पर यह दंड दिया जाता है, या तो आप 6 वर्ष की सामान्य जेल काटो, या आप 2000 रुपए का दंड दो, या दोनों कार्रवाई एक साथ की जा सकती है। 1991 के अंदर उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया था कि जो दंड की प्रक्रिया है और जो न्यायालय की अवमानना पर जो हम दंड दे रहे हैं वो इतने दिन तो सर्वोच्च न्यायालय पर लागू था, लेकिन ये अब उच्चतम न्यायालय पर रहेगा, उच्च न्यायालयों में रहेगा, अधीनस्थ न्यायालय में रहेंगे, और जो पंचाट बने हुए हैं उन सब जगह ये कानून को हम लगाते हैं कि अगर कोई न्यायालय की अवमानना करता है तो उसको 6 साल का कारावास होगा या 2000 रुपए का जुर्माना होगा, ये दोनों एक साथ हो सकता है। इसीलिए क्या है, कथन नंबर 2 भी सही है। अब दोनों कथन क्यों सही है उसकी मैंने डिटेल एनालिसिस आपको करवा दिया है। आप तो एक ही काम करना, इस क्लास को लेकर एक बार इस पीडीएफ को मेरे कहने पे पढ़ लेना। आप ये देखोगे कि जो भी क्वेश्चन पॉलिटी में आ रहा है आपके फिंगर टिप्स पर होगी सारी चीज़ें। बस मैं थोड़ा एक आर्टिकल आपको ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बेयर एक्ट के अंदर मैं ये जो भी चीज़ें देखता हूँ उन सबको क्रॉस चेक करता हूँ। क्रॉस चेक कहाँ से करता हूँ, बेयर एक्ट से करता हूँ, तो वहाँ से मुझे कुछ ज़्यादा ही अनुच्छेद याद हो जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। कोशिश करना आप भी अनुच्छेद याद करने की, क्योंकि फैक्चुअल डाटा आपके पास होंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अदरवाइज आप पॉलिटी को पूरा समझ लोगे लेकिन अगर आपके पास फैक्चुअल डाटा नहीं है तो आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई ये जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है ये क्या होता है, उसको लेकर नीचे कथन दिए गए हैं, उन पर आपको विचार करना है। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रतिपादन सर्वप्रथम मारबरी बनाम मेडिसन वाद में किया गया था। ये जो मारबरी बनाम मेडिसन है ये आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये कहाँ का केस है, अमेरिका का केस है, इसीलिए आपने नहीं पढ़ा। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर अपनाया गया है। दोनों ही कथन सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों इसके अंदर क्या है, सही है। न्यायिक समीक्षा या जिसको न्यायिक पुनरावलोकन बोला जाता है, इस सिद्धांत की उत्पत्ति अमेरिका में हुई है। कहां पर हुई है ये आपको ध्यान रखना है, इस सिद्धांत की उत्पत्ति कहां पर हुई है, अमेरिका के अंदर हुई है। पहली चीज, अमेरिका के अंदर कैसे हुई है, तो एक केस चला था मारबरी बनाम मेडिसन वाद, कब, 1803 के अंदर चला था। ये केस कब चला था ये ध्यान रखना है, 1803 के अंदर। इस केस के अंदर जो अमेरिका का उच्चतम न्यायालय है उस टाइम उसके मुख्य न्यायाधीश थे जॉन मार्शल, उसने इस न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत को दिया था। भारत के अंदर जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो सिद्धांत अमेरिका के संविधान से ही प्रेरित होकर लिया गया है, लेकिन भारत के संविधान में प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसके अंदर इन प्रावधानों को अंतर्निहित माना जाता है, वहां पर इन प्रावधानों की छवि दिखती है, न्यायिक पुनरावलोकन की छवि दिखती है। तो आपको फैक्चुअल डाटा में क्या ध्यान रखना है, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1803 के अंदर मारबरी बनाम मेडिसन वाद के अंदर किया गया था, और ये थ्योरी कहाँ से, अमेरिका से निकली थी। और भारत के अंदर भी भारत ने भी अमेरिका के संविधान से इसको लिया था। भारत के संविधान में प्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी ये लिखा नहीं है किसी भी अनुच्छेद में, लेकिन कई सारे अनुच्छेदों में ये प्रत्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है जिसका आश्चर्य है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है सर ये, भारत के न्यायालय के पास जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है ये किस प्रकार की शक्ति, राज्य उच्च न्यायालयों के निर्णयों का पुनरावलोकन की शक्ति है, नहीं, बिल्कुल भी गलत कथन है। मंत्रिपरिषद के कार्यकरण के पुनरावलोकन की शक्ति है, ये भी गलत है। भारत के राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। विधानमंडल द्वारा पारित एक अधिनियम अथवा उसके किसी एक भाग को संवैधानिकता का निर्णय देने की शक्ति है, इसको ही न्यायिक पुनरावलोकन बोला जाता है। अब मैं आपको समझाता हूं न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है डिटेल के अंदर।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, ये मैंने आपको बता दिया है। अमेरिका से ये आई है, अमेरिका के अंदर इसका जनक कौन था, कैसे हुई, वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय केंद्र या राज्य, या तो केंद्र ने कोई कानून बनाया या राज्य ने जो कानून बनाया, यानी दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। यानी कोई विधायी कानून है, कोई कार्यकारी कानून है, उसकी जांच की जाएगी कि ये संवैधानिक रूप से ठीक है या नहीं है। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, उसकी जांच की जाए। अगर सर उल्लंघन करता तो फिर क्या करेगा, ऐसी विधि को निरस्त कर देगा। सर्वोच्च न्यायालय इसको शून्य घोषित कर देगा। क्या घोषित कर देगा, अपने संविधान के अंदर लिखा हुआ एक शब्द शून्य। अगर कोई भी विधानसभा या संसद ऐसा कोई कानून बनाती है, न्यायालय उसकी जांच करेगा और ये देखेगा कि ये कितना संवैधानिक है। अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि ये संविधान का हनन हो रहा है, लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो न्यायालय उसको शून्य घोषित कर देगा। और किसी भी विधि को शून्य घोषित करने का मतलब है वो मर गई है, वो समाप्त हो गई है। इसलिए आपको ध्यान रखना है इस चीज को लेकर। जो सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन को लेकर क्या शक्ति है, उसको मैंने आपको समझाया है, किस कंडीशन के अंदर सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान है वो किस केस में आया था। मैंने आपको पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है। मैंने पढ़ाया है जो मूल ढांचे का सिद्धांत है वो सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के अंदर हुआ था। कब, 1973 के अंदर। कौन सा, केशवानंद भारती वर्सेज केरलवाद। अगर पॉलिटी में आपने इस केस को नहीं पढ़ा तो कोई मतलब नहीं है। इस केस के माध्यम से सर्वप्रथम क्या आया था, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा है इसका सिद्धांत सामने आया था। ठीक है, इसको लेकर क्या कथन लिखे हैं, भारत का संविधान अपनी मूल संरचना को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है। नहीं भाई, भारत का संविधान है वो अपनी मूल संरचना को स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना को विस्तार पूर्वक परिभाषित किया है। आज तक सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना को विस्तार पूर्वक कभी परिभाषित नहीं किया है। भारत के विधि आयोग ने भारत के महान्यायवादी की सहायता से भारतीय संविधान की मूल संरचना को परिभाषित किया है, नहीं हुआ है भाई। ना ही सर्वोच्च न्यायालय और ना ही संसद ने संविधान की मूल संरचना को परिभाषित किया है। अगर आपसे ऐसा पूछ ले भाई संविधान की मूल संरचना है क्या, आप खुद उसकी परिभाषा बताओ मुझे, तो आप नहीं बता पाओगे। आज तक ना तो संसद ने और ना ही सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो संविधान की मूल संरचना है उसको परिभाषित किया है। इसलिए कथन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट कथन होगा, सही कथन होगा। तो आपको ध्यान रखना है संविधान की मूल संरचना या जो संविधान का मूल ढांचा है उसको ना तो न्यायालय ने ना ही संसद ने आज तक पारित किया है। मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के अंदर आया था। इसके बाद एक केस और था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 के अंदर हुआ था। उसके अंदर न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि न्यायालय समय समय पर यह घोषित करेगा कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। यह आपसे एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जाएगा। केस का नाम क्या है यह ध्यान रखना है, मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघवाद। ये केस आपने पॉलिटी में इससे पहले पढ़ा है, कभी पढ़ा तो होगा ही। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 का केस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अंदर न्यायालय ने यह फैसला दिया कि न्यायालय समय समय पर क्या करेगा, समय समय पर जो भारत के संविधान का मूल ढांचा है उसको घोषित करेगा कि मूल ढांचे के अंदर ये चीजें हैं। जैसे ही 2, 3, 4, 5, 10 साल हो गए, 10 साल बाद में बताएंगे कि भाई नहीं, मूल ढांचे के अंदर ये चीजें हमने नहीं सम्मिलित की है, पुरानी को निकाला है। तो समय समय पर न्यायालय इसकी व्याख्या करता रहेगा कि भाई संविधान का मूल ढांचा क्या है। और यह फैसला सुनाया था मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघवाद 1980 के अंदर केस हुआ था। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर के मूल ढांचा 1973 के अंदर केशवानंद भारती वर्सेस केरलवाद के अंदर आया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे जो कथन दे रखे हैं उन पर विचार करना है। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा अच्छी स्थिति में है। क्या लगता है भाई आपको? भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों के संदर्भ में रीट निकाल सकता है। 5 प्रकार की रीट होती है, मैंने आपको बताया था। जबकि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी रीट निकाल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में अच्छी स्थिति में है। इसलिए कथन क्या है? सही है। इसमें भी लिखा है भारतीय संविधान नागरिकों के अधिकारों के संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा अच्छी स्थिति में है। ये सही कथन है।
सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी करने का प्रावधान रखता है, जबकि जो उच्च न्यायालय होगा वो मूल अधिकारों के अतिरिक्त जो भी संवैधानिक, वैधानिक या आदि जो भी मामले होंगे उन पर परमादेश रिट जारी कर सकता है। इसीलिए ये कथन भी क्या है, सही है, दोनों ही कथन ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। मैं आपको क्या चीजें बोल रहा हूं, एक बार इसको वापस समझो। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों के संदर्भ में रिट निकाल सकता है, यानी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो ही रिट जारी कर सकता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 32। वहीं बात की जाए उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों के साथ साथ अगर कोई अन्य मामला है तो उस पर भी रिट जारी कर सकता है। इसका मतलब ये निकलता है कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में अच्छी स्थिति में है, अधिक शक्तियां रखता है। सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है, केवल मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश रिट को जारी किया जा सकता है, लेकिन वहीं उच्च न्यायालय के अंदर मूल अधिकारों के अलावा अगर कोई अतिरिक्त संवैधानिक मामला है, वैधानिक मामला है, उस कंडीशन के अंदर भी परमादेश रिट जारी की जा सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दोनों कथन इसमें क्या है, सही कथन है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन छोटे एग्जामों में ज्यादा आता है, जो अपने वनडे एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा उसकी क्या क्या योग्यताएं होगी उसके संदर्भ में विचार करना है आपको। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास ये डाटा होना चाहिए कि भारत के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 217 के अंदर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए उसका प्रावधान है। सबसे पहली चीज तो अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 217 के अंदर यह प्रावधान किया गया है किसी भी व्यक्ति को भारत के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं हैं, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हुआ होना चाहिए, यानी किसी भी न्यायालय के अंदर 10 वर्ष तक वो न्यायिक पद पर रहना चाहिए। इसके अलावा उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक महाधिवक्ता यानी वकील के पद पर रहा हूं, यह आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या लिखा है, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, नहीं भाई 10 वर्ष लिखो यहाँ पर, तभी ये कथन सही होगा। तो ये क्या है, गलत कथन है। उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, ये मैंने बोला था, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई राष्ट्रपति की राय के अंदर वो पारंगत विधिवेता होना चाहिए। केवल कथन 2 सही है इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन है। राष्ट्रपति की राय में व्यक्ति पारंगत विधिवेता हो, यह जरूरी नहीं है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए, ये कोई योग्यता नहीं है, ठीक है। योग्यताएं केवल 3 ही योग्यताएं, वो मैंने आपको बता दी। भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर रह चुका होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने न्यायिक पद 10 साल तक धारण नहीं किया तो उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट, अधिवक्ता या महाधिवक्ता, वकील जिसको बोलते हैं, वो रहना चाहिए, तभी आप क्या बन सकते हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हो। ये योग्यताएं आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अपने पॉलिटी में वही होते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर इतना विचार क्यों करवाते हो? इतना विचार करवाने के पीछे एक रीजन है बेटा, अगर 500 क्वेश्चन में पॉलिटी को कवर करना है तो आपको विचार करवाना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 5 क्वेश्चन कवर हो। कैसे, एक तो वो पूरा क्वेश्चन कवर हो, उसके साथ में जो 4 ऑप्शन देता हूं उनमें इतने भरपूर डाटा हो कि उसमें से कम एक क्वेश्चन तो निकले ही निकले। तो एक क्वेश्चन के पीछे 5 क्वेश्चन करवा दो, 500 क्वेश्चन के पीछे 2500 क्वेश्चन करवा दो। 2500 क्वेश्चन में पॉलिटी वैसे ही खत्म होती। फिर सर इसका क्या मतलब, आप तो पूरी पॉलिटी पढ़ा रहे हो। मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आपने पहले कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी है फिर भी आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। किसी भी बच्चे को लगता है कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, मुझे बता दो, अगली क्लास में मैं उसको इतनी अच्छी तरीके से समझाऊंगा जिसकी कोई लिमिट नहीं। वैसे मेरा ये तरीका आपको कैसा लगता है समझाने का? मैं जो भी चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, सारी चीज़ें आप समझ तो पा रहे हो ना, आप मेरे से कोरिलेट तो कर पा रहे हो ना, या कहीं दिक्कत है कि सर आप थोड़ा तेज गति से बोलते हो? मेरी आदत है, मुझे पता है ये चीज़, मैं इसमें सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा मेरी बोलने की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि किसी बच्चे का टाइम खराब ना हो, जल्दी जल्दी पढ़ के किसी चीज़ को कवर कर ले। अब भाई अब पहले विचार कर लेते हैं। संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिसे संसद विधि द्वारा समय समय पर तय करेगी। देखिए यहाँ पर यह संसद शब्द गलत है, राष्ट्रपति जिसको समय समय पर तय करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये कथन क्या है? गलत है भाई।
संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया। बिल्कुल सही बात है भाई, संविधान के अंदर कहीं भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है, ये राष्ट्रपति ही तय करेगा। कथन 2 इसमें केवल सही है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट है, क्योंकि इसमें सही वाला पूछा है। अब मैं आपको बताता हूं, संविधान के अनुच्छेद 216 के अंदर उच्च न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 216। क्या इसके अंदर प्रावधान किया गया है? इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा, जिसे राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझेगा। कौन? राष्ट्रपति, ना कि संसद। इसलिए कथन गलत हुआ था। इसके अलावा संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है अभी तक। इसे राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है, इसको राष्ट्रपति के विवेक के लिए छोड़ दिया है। राष्ट्रपति को यह देखना है कि भाई कितना काम है उच्च न्यायालय के अंदर, अगर वर्कलोड ज्यादा है तो आप अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दो, अदरवाइज आप कम कर दो। तो ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करेगा, इसीलिए आपको पता होना चाहिए समय समय पर इनकी संख्या परिवर्तित होती रहती है। ये थी भाई आज अपनी 8वीं क्लास। कौन सी क्लास? 8वीं क्लास। अपन ने अभी तक 8 क्लासें कवर कर ली है पॉलिटी की। मैं 15 क्लास में आपको इसको कंप्लीट करवा दूंगा। 15 से अगर आपको जल्दी करना है तो मैं संडे को मैराथन क्लास भी लगा सकता हूं। अगर आप कैपेबल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, सर एक मैराथन क्लास लगा के इसको कवर करवाओ, मैं करवा दूंगा। इसी प्रकार जियोग्राफी, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हिंदी की तो डिटेल क्लासेस चल रही है, ठीक है। क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ पर एक MCQ सीरीज आएगी, वहाँ से आपको क्या करना है, MCQ सीरीज को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हिंदी की डिटेल क्लासेस, पॉलिटी की डिटेल क्लासेस, शॉर्ट नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो आप उसको जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। डेली मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है, आप देखते होंगे डेली की डेली, पिछले 4 महीने से लगातार आपको सुबह 20 मिनट की इंडिया जीके की और सुबह 20 मिनट की राजस्थान करंट अफेयर की दोनों क्लासें होती है। यानी इंडिया करंट अफेयर और राजस्थान करंट अफेयर पूरा अपन कवर करते हैं। इसके अलावा अपन अलग अलग स्टेट वाइज भी अब इसको कवर करेंगे, हरियाणा के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है। तो हरियाणा से जो HPSC के बच्चे देख रहे हैं उनको भी आपको बेफिक्र रहना है, हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। बाकी कोई अगर आपका गिला शिकवा हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट कर दिया करो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।